नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी की रियासत में तमाम बयानबाजियां और आरोपों प्रत्यारोपों के शोरगुल और धक्का मुक्की के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने रातों रात पूरा गेम ही पलट दिया है। बीते कई दिनों से बैक टू बैक ताबड़तोड़ फैसले लेकर चौंकाने वाली बसपा सुप्रीमो ने एक ऐसा जोरदार चुनावी धमाका किया है जिसकी गूंज अब सियासी गलियारों में हर तरफ सुनाई दे रही है। कभी सालों से उपचुनाव से दूरी बनाए रखने के बाद अचानक यूपी उपचुनाव के लिए मैदान में उतरने का ऐलान, फिर यूपी से बाहर हरियाणा में भी चुनाव लड़ने के लिए इनेलो के साथ गठबंधन करना, वही चुनाव में हार जाने के बाद बिना देर किए गठबंधन छोड़ने का फैसला लेते हुए आने वाले हर चुनाव में अकेले दम पर लड़ने का फैसला करना, ऐसे तमाम बड़े डिसीजंस लेने के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर अपने नए दाव से हर किसी को हक्का बक्का कर दिया है और इस अचानक पड़ी गुगली पर स्ट्रोक लगाने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही चूकती नजर आ रही हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में मिली करारी शिकायत से घायल बहुजन समाज पार्टी को दोबारा रिवाइव करने के गोल के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती अब चौगुनी ताकत से यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हाल ही में हरियाणा चुनाव के दौरान किए गए इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ गठबंधन पर फुल स्टॉप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह तो पहले ही साफ कर दिया था कि ना तो वह अब एनडीए या इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने वाली हैं, ना ही फिलहाल किसी भी अन्य क्षेत्रीय दल से, और चाहे यूपी में होने जा रहे उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव, इन सभी जगह बसपा अपने दम पर अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो वहीं अब उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो ने अपनी स्ट्रेटेजी को और धार देते हुए फिर से ऐसा गेम पलटा है जिससे हर कोई हैरान हो गया है। यूं तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कुछ सीटों पर प्रभारियों का ऐलान करने वाली पहली पार्टी बन चुकी थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों में लगे तगड़े झटके के बाद से ऐसा लगने लगा है कि मानो बसपा सुप्रीमो अब पहले से भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही हैं। इसका हाल ही में ताजा एग्जाम्पल देखने को तब मिला जब बसपा सुप्रीमो ने यूपी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नाम में एक बार फिर बड़ा फेर बदल किया। पहले बसपा सुप्रीमो ने प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपने प्रत्याशी शिव बनपासी का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया, तो वहीं अब सबसे चर्चित सीटों में से एक कानपुर नगर की सीसा मऊ विधानसभा सीट पर भी अब उन्होंने अपने पुराने फॉर्मूले के तहत कैंडिडेट बदल दिया है। असल में बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बदल दिया है और ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। यहाँ से अब वीरेंद्र शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया है जो कि शिक्षक संघ की राजनीति से जुड़े रहे हैं। इससे पहले बसपा ने उन्हें कानपुर देहात से और ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा रहे हैं। यहाँ से अब वीरेंद्र शुक्ला को कैंडिडेट बनाया गया है जो कि शिक्षक संघ की राजनीति से जुड़े। इससे पहले बसपा ने उन्हें कानपुर देहात के संदलपुर से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन बाद में वह सीट SC ST के लिए आरक्षित हो गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बसपा ने सीसा मऊ सीट पर पहले रवि गुप्ता को प्रत्याशी बनाया था, इसके बाद उनकी पत्नी सपना गुप्ता पर सहमति बनी थी, लेकिन मंगलवार देर शाम बसपा ने उनकी जगह वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा जिलाध्यक्ष राजकुमार कप्तान ने बताया कि यहां से भेजे गए में पहले से ही वीरेंद्र कुमार शुक्ला का नाम था, इसलिए यह फैसला अचानक नहीं हुआ है। वहीं इससे पहले बसपा ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को रिप्लेस किया था। पार्टी ने अब जितेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले अगस्त महीने में ही शिव बरन पासी को बसपा ने प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया था, यानी कि शिव बरन पासी की जगह अब जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार बनाए गए जितेंद्र सिंह बिजनेसमैन हैं और काफी दिनों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी नेताओं ने बीते दिन फूलपुर में हुए कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह का नाम घोषित किया था।
खबरें हैं कि जितेंद्र सिंह 24 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चलिए एक नज़र जरा इन दोनों सीटों की जातीय समीकरणों पर डालते हैं। बात करते हैं पहले सीसामाऊ विधानसभा सीट की। तो इस क्षेत्र में जीत की राह मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के बीच उलझी हुई बीजेपी ने 1981 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2012 के बाद से सीट पर सपा का ही कब्जा रहा। इस सीट पर 2,69,770 वोट्स हैं। इनमें से मुस्लिम मतदाता करीब 1,10,000 हैं। वहीं ब्राह्मण और अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 60,000 है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में मिले वोटों ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी के लिए अभी भी ये सीट आसान नहीं है, वो भी तब जब कांग्रेस और सपा के साथ खड़ी हुई हो। वहीं बसपा के लिए भी अपने कोर वोटर्स को यहां संभाल पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। इसके अलावा फूलपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 4,06,028 है। यहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 75,000 मानी जाती है। फूलपुर सीट पर अनुसूचित जाति के बाद सबसे ज्यादा पटेल वोट्स हैं। पटेल बिरादरी की संख्या यहाँ लगभग 70,000 है। इसी तरह यादव 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, निषद वोट्स 22,000, वैश्वीय 16,000, क्षेत्रीय 15,000 और अन्य वोटर्स लगभग 50,000 के करीब हैं। सीसामाऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद खाली हुई है, तो वहीं फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई है। अब यहाँ बात आती है कि बसपा सुप्रीमो कैसे इन सीटों पर खेल पलट सकती है। तो फूलपुर सीट पर तो वैसे मेन मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी के उपचुनाव में आने से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बसपा के चुनाव में उतरने से दलित और मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बढ़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ अगर सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर जीतने की स्थिति में होगी भी बीएसपी के वोट काटने से मुकाबला काफी नजदीक हो सकता है और सपा को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उधर सीसामाऊ सीट पर बसपा के ब्राह्मण दाव खेलने से बीजेपी असहज हो सकती है। हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पर बीजेपी ब्राह्मण या फिर अनुसूचित वर्ग से किसी को कैंडिडेट बना सकती है। यहाँ आपको बता दें कि बसपा ने 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहले खेर और सीसामाऊ सीट को लेकर असमंजस बरकरार था। हालांकि अब सीसामाऊ के कैंडिडेट के ऐलान के बाद अब अलीगढ़ की खेर सीट पर ही प्रत्याशी की घोषित पर हर किसी की नजर है। खबरों की माने तो पार्टी आने वाले दिनों में सभी सीटों पर प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा कर देगी। हालांकि मिल्कीपुर सीट के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान पहले किया जा चुका है, लेकिन अभी वहां पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बसपा उपचुनाव में टिकट देने के दौरान सोशल मीडिया का फॉर्मूला अपना रही है। इसका यह प्रयोग बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हालांकि फेल हो चुका है। आपको याद दिला दें कि बसपा ने इससे पहले मझुआ सीट से दीपू तिवारी, मीरापुर से शाह नजर, करहल से अवनीश शाक्य, फूलपुर से जितेंद्र सिंह, कुंदरकी से रफत उल्ला, जितेंद्र गाजियाबाद में पीएन गर्ग और मिल्कीपुर में राम गोपाल कोरी को टिकट देने के लिए हरी झंडी दे दी थी। बता दें कि फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने 3 बार के विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से 3 नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिनमें से किसी एक का टिकट फाइनल होना तय माना जा रहा है। यूपी बीजेपी की तरफ से अनिरुद्ध पटेल, दीपक पटेल और कविता पटेल का नाम
रेस में आगे चल रहा है। तो वहीं सीसामाऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जहां पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है और वहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची में जो नाम आगे चल रहा है उसमें एमएलसी सलील बिश्नोई की पत्नी रोचना बिश्नोई और कांग्रेस से भाजपा में आए अजय कपूर शामिल हैं, जबकि नीतू सिंह सुरेश अवस्थी का नाम पहले से ही दावेदारों में आगे चल रहा है। पहले सलील बिश्नोई भी दावेदार में शामिल थे, लेकिन नए समीकरण को देखते हुए अब उनकी पत्नी के नाम की ज्यादा चर्चा है। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी। उपचुनाव की सूचना 18 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके अलावा नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को होगी। बड़ी बात यह है कि बसपा के लिए यह उपचुनाव अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है। सपा और इंडी गठबंधन के साथ साथ बीजेपी भी बसपा के दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के सारे जतन कर रही है, जिससे बसपा की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के लगातार चुनावी में हो रही है हार को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों की सक्रियता पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के ये बदलाव पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।